नौकरी का घमंड, दिल छू लेने वाली कहानी। सरिता अपने भाई सुनील को फोन करते हुए कहती है, भैया गांव में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वे अकेली हैं, आप उन्हें अपने साथ शहर क्यों नहीं ले आते हो। कितनी बार माँ आपको फोन कर चुकी है कि उन्हें अपने साथ शहर लाकर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन आप हर बार टाल देते हो। सरिता, ये तुम्हारा क्या तरीका है मुझसे बात करने का? अपने बड़े भाई से इस तरह से बात की जाती है क्या? भैया, मैं अच्छे से ही बात कर रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं कहा। पास में बैठी हुई सरिता की भाभी माला सुनील के हाथ से फोन को छुड़ा लेती है और कहती है, सरिता, हम तुम्हारी और माँ की तरह फ्री नहीं है जो पूरा दिन घर पर बैठे रहें। हम दोनों जॉब करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि बार बार गांव जा सके। अभी 4 महीने पहले पिताजी खत्म हुए थे, तब हम लोग पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव गए थे। तुम्हें क्या लगता है माँ की जरा सी तबीयत खराब होगी तो हम छुट्टी लेकर गांव पहुंच जाएंगे? तुम्हारे भैया भी नौकरी पेशा है और मैं भी नौकरी करती हूँ, और नौकरी करने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? बार बार माँ बेटी फोन करके परेशान करती रहती हो। गांव आ जाओ, गांव चले आओ, बस यही एक काम रह गया है क्या मेरे लिए? गांव में माँ फ्री बैठी है और अपने ससुराल में तुम फ्री बैठी हो। नौकरी करती होती तब तुम्हें पता चलता कि कितना बिजी शेड्यूल होता है हम दोनों का। भाभी, क्या जो नौकरी नहीं करते उनके पास कोई काम नहीं होता है? वे पूरे दिन दीवार से सिर टिकाकर बैठे रहते हैं क्या? एक बार मेरे ससुराल जाकर देख लो, इतना बड़ा घर परिवार है, पूरा अकेले संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, तीनों समय का खाना बनाती हूँ। भले ही आप जॉब करती होंगी, लेकिन हमें भी पूरा दिन काम करने से फुर्सत नहीं मिलती है। और अभी तो आप दोनों अकेले हैं, आराम से 2 टिफिन तैयार करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सरिता की बात सुनकर उसकी भाभी माला तमा जाती और कहती है, अगर तुम्हें माँ की इतनी ही फिक्र है तो माँ को अपने पास क्यों नहीं बुला लेती हो? ठीक है भाभी, अगर आप लोग माँ को नहीं बुला सकते हो तो मैं ही अपने पास बुलाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी। इतना कहकर सरिता फोन को काट देती है। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, कैसे आंखें दिखा रही थी मुझे। अब माँ को अपने पास बुलाकर 4 लोगों को और 4 रिश्तेदारों को ये दिखाएंगी कि वह माँ की सेवा कर रही हैं और उनके बहू बेटे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं। सब लोग मुझे ही ताने मारेंगे। यही तो तुम्हारी बहन चाहती है। माँ भी 2 दिन बुखार के आता है पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। बेटी को सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है? हाँ माला, तुम सही कह रही हो, माँ की ये आदत अच्छी नहीं है। 2 दिन बीमार होती हैं और सब जगह हल्ला मचा देती हैं। बेटे बहू से लेकर बेटी के ससुराल तक सब कुछ बता देती हैं। सरिता, माँ को अपने पास लेकर जाए उससे पहले मैं माँ को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे सभी लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। डाइनिंग टेबल पर सुबह की 2 कप कॉफ़ी को रखते हुए और माला कहती है, तुम्हारी बहन के फ़ोन ने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया है। सुबह सुबह फ़ोन कर देती हैं, ये भी नहीं देखते हम दोनों के ऑफिस का समय है। सुनील माँ को फ़ोन करता है कि माँ, अपना सामान पैक कर लो, मैं कल आपको लेने आ रहा हूँ। बेटे की बात सुनकर महिमा जी बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ शहर ही चलूँगी। मेरा इधर अकेले घर में मन नहीं लगता है। पहले तो तुम्हारे पिताजी थे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़कर गए हैं तब से मेरा इस घर में मन ही नहीं लगता। खाली घर काटने को दौड़ता है। बेटे बहू के पास रहूंगी तो अच्छा लगेगा। झुंझलाता हुआ बेटा कहता है, ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। इधर महिमा जी बेटे के पास जाने के लिए एक बैग में कुछ कपड़े रख लेती हैं। दूसरे दिन सुनील महिमा जी को अपने साथ शहर लेकर आ जाता है। जब महिमा जी बहू बेटे के घर पहुंचती हैं, बहू उस समय ऑफिस से वापस आई थी। बेटे ने उन्हें लाने के लिए छुट्टी ली थी। ऑफिस से आने के बाद बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी। महिमा जी सुनील से पूछती हैं, बेटा बहू नहीं दिखाई दे रही? माँ, वह अभी ऑफिस से आई है, दिन भर काम करके थक जाती है, रेस्ट कर रही है। अच्छा बेटा, ठीक है। इतना कहकर महिमा जी एक छोटे से कमरे में चली जाती हैं। कमरे में सामान के नाम पर एक फोल्डिंग पलंग पड़ा है और ऊपर एक पंखा लगा है।
बहू अपने कमरे में सो रही है और बेटा भी फोन में व्यस्त है। कमरे में बैठी बैठी महिमा जी एकदम से बोर हो रही हैं और कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। गांव में तो कोई ना कोई उनसे बात करता रहता था। बेटे के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा जब से आई हूँ बहू सो रही है, घंटा भर होने को है और तुम भी अपने फ़ोन में व्यस्त हो। मुझसे कुछ बातें कर लो, मुझे अकेले कमरे में अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुमसे क्या बातें करूँ माँ, वैसे ही पूरा दिन आने जाने में थक गया हूँ। तुम भी अपने कमरे में आराम से जाकर बैठो। शहर में सभी लोग कम ही बातें करते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तुम अपनी बहू से ज़्यादा बातचीत की उम्मीद मत करना, क्योंकि वह नौकरी पेशा है, उसके पास समय नहीं रहता। हम दोनों सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी बहू के कमरे से निकलने की आवाज़ आती है। कहती है, वाह माँ जी, आ गई आप। फॉर्मेलिटी के लिए महिमा जी के घुटनों तक पैर छूती है। सुनील, तुमने अभी तक ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनाई। तुम्हें पता है शाम को जब मैं सोकर उठती हूँ मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है। ओहो डार्लिंग, मैं तो भूल ही गया, फ़ोन में इतना व्यस्त हो गया कि ब्लैक कॉफ़ी बनाना ही भूल गया। अभी तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। बहू कमरे से उठकर सोफे पर आकर बैठ गई और वह भी फ़ोन चलाने लगी। सुनील रसोई में कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया। महिमा जी मन में सोचने लगी कि घंटे भर से ऊपर हो गया है मुझे घर में आए हुए, किसी ने मुझे एक गिलास पानी या चाय तक के लिए नहीं पूछा। बेटा अपनी पत्नी के लिए ब्लैक कॉफ़ी बना सकता है तो क्या मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकता था। महिमा जी हिम्मत करके सोफे पर बैठी हुई बहू से कहती हैं, मेरी भी चाय का समय हो गया है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी दिन भर से आज चाय नहीं पी। सुनील, माँ जी को रसोई में ले जाओ और इनको बता दो चाय पत्ती शक्कर वगैरह किधर रखी है, जिससे ये रोज अपने लिए चाय बना लिया करें। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि उनके लिए सुबह शाम चाय बनाती रहूं। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहती हूँ और उधर से आने के बाद काम करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बहू की बात सुनकर महिमा जी हैरान रह गईं कि एक दिन आए घर में नहीं हुआ। बहू ने रसोई का रास्ता दिखा दिया। माँ, इधर रसोई में ही आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि हम दोनों तो सुबह सुबह पूरे दिन के लिए ऑफिस चले जाएंगे। घर पर तुम्हें ही रहना है तो अपने खाने का इंतज़ाम भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बाद में तुम परेशान होती रहोगी। इससे अच्छा है आज ही सारी चीज़ जान समझ लो, तुम्हें काम करने में आसानी होगी। सुनील रसोई में रखा सामान बताने लगता है कि किसमें क्या रखा है। उसके बाद महिमा जी से ये कहकर कि माँ तुम अपनी चाय बना लो, ब्लैक कॉफ़ी लेकर हॉल में आ जाता है। ये लो डार्लिंग, तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना दी है। महिमा जी एक भगोनी में दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी डालकर अपने लिए एक कप चाय बना लेती हैं। महिमा जी को बहू बेटे का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं उनका मन बहू बेटे के इस व्यवहार से दुखी है। थोड़ी देर में बेटा अपनी इवनिंग वॉक के लिए जाने लगता है और जाने से पहले कहता है, माँ कल सुबह 8 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, तुम्हें दिखाने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर बेटा अपनी इवनिंग वॉक के लिए निकल जाता है। तभी घर में खाना बनाने वाली मेड आ जाती है। माला और सुनील डाइटिंग पर थे, हल्का फुल्का खाना ही खाते हैं। शाम को बहुत हल्का खाना खाते हैं। महिमा जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह दूध दलिया बना लेती हैं। रात में महिमा जी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। दर्द के मारे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहू बेटों को बहुत आवाज़ लगाती हैं, लेकिन दोनों अपने कमरे में एसी में सोए हुए हैं। किसी को माँ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पूरी रात महिमा जी दर्द से कराहती रहती हैं। सुबह बेटा उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गया। कमरे में गया तो माँ अभी तक सो रही हैं। गुस्सा होते हुए कहने लगा, क्या माँ, तुम अभी तक सो रही हो? मैंने तुमसे कल ही कह दिया था कि जल्दी से तैयार हो जाना। मैंने ऑफिस से सिर्फ हाफ डे लिया है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तुम इधर मुझे लेट कर दोगी तो मैं ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो जाऊंगा। बेटे की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाती हुई महिमा जी उठती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे रात भर से बहुत तेज़ बुखार है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। माँ,
बुखार में तो ऐसा लगा रहता है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। माला कहती है, सुनील डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे स्प्राउट्स रखे हुए हैं, खा लेना। और मैंने टिफिन में भी सलाद और स्प्राउट्स पैक कर दिए हैं। हम दोनों का तो स्प्राउट्स में हो जाएगा। माँ जी को जो भी खाना हो रसोई में जाकर बना लेंगी, क्योंकि अभी 4 दिन के लिए हमारी मैड भी छुट्टी पर गई है, तो माँ जी को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। महिमा जी बहू की बात सुन लेती हैं। कहती हैं, बहू, मेरी तबीयत गांव में ही ठीक नहीं थी। इधर तुम लोगों के पास भी इसलिए आई हूँ ताकि ठीक से इलाज करा सकूं। क्या तुम अपनी बूढ़ी सास को हारी बीमारी में भी खाना बनाकर नहीं दे सकती हो? माँ जी, अगर तुम्हें खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी तो अपने लड़के से कह देना था, किसी गांव की लड़की को पसंद कर लेता जिसे सिर्फ खाना बनाना आता हो। अब मैं ठहरी शहर की पढ़ी लिखी लड़की जो तुम्हारे बेटे के साथ ऑफिस में ही जॉब करती हूँ। मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कभी मत करना। बहू पढ़ी लिखी होने से और नौकरी करने से ये तो नहीं हो जाता कि बहू ज़रूरत पड़ने पर घर पर खाना भी ना बनाए। मैंने ऐसी बहुत से घर देखे हैं जहाँ बहुएं रसोई भी संभाल लेती हैं और अपनी नौकरी भी संभालती हैं। माँ जी, तुम तो ठहरी गांव की अनपढ़ गवार, तो तुम क्या जानो कि नौकरी करना और पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। पूरे 80,000 रुपये महीने कमाती हूँ, कभी इकट्ठे देखे भी नहीं होंगे तुमने इतने सारे पैसे। अपनी ज़िंदगी में तुमने कभी 6,000 भी नहीं कमाए होंगे। इस तरह अपनी नौकरी की हेकड़ी दिखाकर माला ऑफिस के लिए निकल गई। महिमा जी को बहू की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। आंखों में आंसू भर आए। एक तो उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से बहू को अपनी नौकरी का इतना ज़्यादा घमंड। सीधे मुंह बात भी नहीं करती है और बेटे ने आंखों पर पैसों की पट्टी बांधी हुई है। उसकी पत्नी माँ से कुछ भी कहती है रहे, उसे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। महिमा जी को बहू बेटे के घर आने के बाद उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना वह अपने बहू बेटे का घर समझकर आई थी। पल पल उन्हें यह एहसास कराया जा रहा कि वह इस घर में मेहमान है। कुछ नहीं कहती हैं, फिर बिना कुछ खाए पिए ही महिमा जी डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई। अस्पताल में बैठी हुई महिमा जी अपने पति को याद कर रही थी कि जब से तुम गए हो तब से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब तो भगवान मुझे भी ऊपर बुला ले। बहू बेटे के घर में आ तो गई हूँ, लेकिन इतना परायापन तो मुझे गांव में आज तक पड़ोस के घरों में भी नहीं होता था जितना अपने ही बेटे बहू के घर में मुझे परायापन महसूस हो रहा है। ना तो इस घर में मुझसे कोई बात करता है और ना ही मेरा हालचाल पूछता है। जब से आई हूँ बहू 2 घड़ी भी मेरे पास आकर नहीं बैठी है, ना ही मेरी तबीयत के बारे में पूछा। सिर्फ अपनी नौकरी और अपने डाइट प्लान और अपनी फिटनेस को लेकर ही बातें करती रहती है। बाकी उसे दुनियादारी से या किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इनको तो डेंगू हुआ है, इतना तेज फीवर है। मैं 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ, खाने पीने का ध्यान रखिएगा जिससे ये जल्दी रिकवर हो जाएं और 4 दिन बाद इन्हें फिर से दिखाने के लिए लाना। धीरे धीरे महिमा जी की तबीयत ठीक होने लगती है। महिमा जी की फ़ोन पर बेटी से बात होती रहती है जिससे उनका थोड़ा बहुत मन लगा रहता। हालांकि बहू बेटे ऑफिस चले जाते थे, पूरे दिन घर में मन नहीं लगता, किसी तरह से अपने समय को निकालती हैं। पूरा महीना महिमा जी को बहू बेटे के पास रहते रहते हो गया। अब उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। घर के छोटे मोटे सभी काम महिमा जी कर देती थी। हाँ, बहू बेटे जब ऑफिस से आते तो घर उन्हें एकदम से साफ सुथरा मिलता है। रसोई भी चमचमाती हुई दिखती। किसी तरह से घर के कामों में मन लगाकर वह खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वह अपने बेटे से कहती हैं कि वे गांव जाना चाहती हैं। बहू बेटा भी उन्हें गांव भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक से बहू की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि माला माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। माला कमरे में सुनील से कहती है कि अब तुम अपनी माँ को इधर ही रोक लो, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। कल को घर में छोटा बच्चा आ जाएगा तो उसको संभालने के लिए किसी न किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। आया लाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हारी माँ कब काम आएंगी और तुम्हारी माँ गांव में रहकर भी क्या करेंगी? हम उनके बेटे बहू हैं। अपनी माँ को समझाओ कि
वे हमारे पास ही रहे। पहले तो पिताजी थे तो समझ में आता था, गांव में रहती थी, लेकिन अब उधर कोई नहीं है तो हमारे पास रहने में क्या बुराई है। कल तक जो बहू बेटा अपनी माँ को अपने पास से भेजने के लिए खुशी खुशी तैयार थे, आज जरूरत पड़ने पर माँ को रोकने के लिए तिकड़म लगा रहे हैं। सुनील माँ के पास आता है और कहता है, माँ अब तुम हमारे पास ही रुक जाओ, गांव जाकर क्या करोगी, और वैसे भी अब गांव में कौन है, बाद में जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास ही आओगी। बेटा मेरा इधर मन नहीं लगता है, गांव में कम से कम 4 लोग मुझसे बात करने के लिए हैं, इधर तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो, कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं है। टीवी भी देखूं तो कब तक। आज माँ की ज़रूरत है तो माला भी बीच में आकर कहती है, माँ जी हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ही अच्छा मंदिर है, आप चाहो तो शाम को 2-3 घंटे के लिए मंदिर चले जाया करो, उधर आपकी उम्र की ही बहुत सारी औरतें आती हैं, जहाँ आपसे आपस में बातचीत भी हो जाए करेगी, भजन कीर्तन भी होते हैं, आपका मन लगा रहेगा, और फिर कल को आपका नाती हो जाएगा तो मैं नहीं चाहती कि उसको अपनी दादी का प्यार न मिले। महिमा जी को बहू बेटे का बदला हुआ व्यवहार समझ तो आ रहा है। महिमा जी की बेटी सरिता भी यही कहती है कि माँ आप भैया भाभी के पास रुक जाओ, गांव में अकेले जाकर क्या करोगी, अगर तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हुई तो वापस आना पड़ेगा, और फिर कुछ ही महीनों में घर में एक बच्चा आ जाएगा जिससे आपका मन लगा रहेगा। आप गांव में अकेली रहती हैं तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। महिमा जी अब धीरे धीरे बहू बेटे के घर में अपना मन लगाने की कोशिश करने लगी। सुबह उठकर पूजा पाठ करती, घर के थोड़े बहुत काम करती हैं, बाहर पेड़ पौधों में पानी देती, बहू बेटे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते। उसके बाद वे दोपहर में थोड़ा बहुत टीवी देख लेती, फिर शाम को 2 से 3 घंटे के लिए वह मंदिर में अपना समय व्यतीत करने लगी। समिति के मंदिर में बहुत सी औरतें आई थीं, जिनके साथ में बातचीत करने लगी। कुछ उनकी बहुत अच्छी सहेली बन गई। अब उनके अच्छे से मन लगने लगा। महिमा जी को गाना बजाना बहुत अच्छे से आता था। उनकी ढोलक की सभी लोग बहुत तारीफ करते थे कि सच में आप बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं और बहुत अच्छे भजन गाती हैं। पूरे मंदिर में सभी उन्हें जानने पहचानने लगे। आज जन्माष्टमी का त्योहार है। मंदिर में सभी ने महिमा जी से पहले ही कह दिया था कि आप जल्दी आ जाना, आपके भजन कीर्तन सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। घर के सारे छोटे मोटे कामों को निपटाकर महिमा जी मंदिर के लिए चली गई। आज उन्हें मंदिर में कुछ समय ही ज़्यादा लग गया। वैसे तो वह 2 से 3 घंटे में मंदिर से वापस आ जाती थी, लेकिन जन्माष्टमी की वजह से आज उन्हें आते आते रात के 8 बज गए। उनकी एक सहेली उन्हें घर छोड़ गई, लेकिन जैसे ही वे घर आए तो बहू बेटे दोनों ही चिल्लाते हुए कहने लगे, ये कोई समय होता है घर आने का? माँ जी आपसे मंदिर जाने के लिए क्या कहा कि तुम पूरे दिन मंदिर में ढोलकी ही बजाती रहती हो, घर में कुछ काम धाम भी देख लिया करो। हाँ माँ, ये तुम्हारी सही बात नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहू पेट से है, ज़्यादा काम धाम नहीं कर सकती है, और तुम मंदिर में बैठे बैठे भजन कीर्तन और ढोलकी बजाती रहती हो। बेटा आज जन्माष्टमी थी इसलिए समय लग गया, वैसे तो मैं रोज़ समय से ही आ जाती थी। मौका मिलते ही माला ने आज फिर से अपनी नौकरी का तंज कसते दिया। हाँ हाँ, और तुम्हारी माँ को आता ही क्या है, भजन कीर्तन और ढोलकी बजाने के अलावा, तो वही करेंगी ना। इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि कहीं जाकर नौकरी कर सके, कुछ पैसे कमा सके, इसलिए ढोलकी बजाकर मन बहला लेती हैं। आज बहू की बात सुनकर महिमा जी चुप नहीं रहती हैं और कहती हैं, बहू दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जो पैसे नहीं कमाती हूँ, और तुम भी दुनिया में अकेली नहीं हो जो नौकरी करती हो। तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियाँ नौकरी करती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा घमंड कोई नहीं करता। बात बात पर नौकरी का घमंड दिखाती हो। अगर तुम्हें अपनी नौकरी का, पैसे का इतना ही घमंड है तो मैं भी तुम्हें एक दिन पैसे कमाकर दिखाऊंगी। बात पैसे कमाने की है तो वह तो कोई भी कमा सकता है। हाँ हाँ, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कैसे कमाओगी पैसे? पढ़ी लिखी तो हो नहीं, कुछ आता जाता है नहीं, पैसे कमाओगी? महिमा जी का मजाक उड़ाती हुई बहू कमरे में चली गई। महिमा जी ने गुस्से में अपनी बहू से कह तो दिया,
पैसे कमाने का, लेकिन पूरी रात भर वह इसी सोच में रही कि कैसे वह पैसे कमाएंगी। सच में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे पैसे कमा सके, फिर भी वह पूरे दिन इसी चिंता में रही। जब शाम को मंदिर गई तो उनके चेहरे को देखकर सहेलियों ने पूछ लिया, क्या हुआ महिमा जी, आज तुम बड़ी ही उदास लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं महिमा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सहेली के बहुत आग्रह करने पर महिमा जी ने बहू की बात बता देती हैं कि बहू को अपनी नौकरी का बहुत घमंड है, और मैंने भी गुस्से में कह दिया कि मैं उसे पैसे कमा कर दिखाऊंगी, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। अरे महिमा, तुम इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हो, इतनी अच्छी ढोलक बजाती हो, तो क्यों ना तुम अपना एक यूट्यूब चैनल खोलो और उस पर अपने भजन कीर्तन डालो, लोगों को ढोलक बजाना सिखाया करो। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे पैसे मिलेंगे क्या? यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं? आश्चर्य से महिमा जी ने अपनी सहेली से पूछा। हाँ हाँ महिमा, मेरी बेटी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, वह यूट्यूब पर काम करती है। कल मैं उसे ले आऊँगी, तुम्हें सारा कुछ समझा देगी, तुम्हारा एक भजन का चैनल भी बना देगी। मंदिर तो तुम आती ही हो और इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हो, यही कीर्तन सीधे चैनल पर डाल दिया करो, बाकी का सब कुछ मेरी बेटी देख लेगी। दूसरे दिन महिमा जी की सहेली की बेटी मंदिर में आती और महिमा जी के नाम से एक उनका महिमा भजनों की माला नाम से चैनल बना देती है। आंटी जी, आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरा एक पुराना स्टैंड पड़ा है, इसमें बस अपना मोबाइल लगाकर वीडियो ऑन कर लेना, और जो भी आप भजन कीर्तन करती हैं सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और मेरे पास भेज देना, बाकी का सारा काम मैं कर लूँगी। बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। आंटी, मुझे आपसे अभी पैसे नहीं चाहिए, जब आप पैसे कमाने लगेंगे तब आप मुझे दे देना। महिमा जी का भजन कीर्तन का एक चैनल बन गया। 2-3 महीने का महिमा जी रोज मंदिर जाती और जो भी कीर्तन होते सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती और अपनी सहेली की बेटी के पास भेज देती। धीरे धीरे महिमा जी का चैनल चलने लगा और 4 महीने में ही उनके भजन के 2-3 वीडियो वायरल हो गए। लोगों को महिमा जी के भजन कीर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। दिन ब दिन उनके चैनल बढ़ता जा रहा था और एक दिन ऐसा आया जब महिमा जी की सहेली की बेटी महिमा जी के पास आई और बोली, आंटी जी, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और उसमें बहुत पैसे आने लगे हैं, अगले महीने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। महिमा जी का बैंक अकाउंट भी उनकी सहेली की बेटी ने खुलवाया था। महिमा जी के चैनल के बारे में उनके बेटे बहू को भनक तक नहीं थी। सच में बेटा, मेरे भजन कीर्तन से मुझे पैसे मिलने लगेंगे? हाँ आंटी जी, आपको पता नहीं है, जब आप YouTube पर काम करते हैं तो बहुत सारे पैसे आपको मिलते हैं। लोगों को आपके भजन बहुत पसंद आ रहे हैं। अगले महीने माला और सुनील की शादी की सालगिरह है, दोनों बहुत बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। ऑफिस के सभी दोस्त और अपने आसपास के लोगों को भी बुलाते हैं। इतनी सारी तैयारी के बीच महिमा जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, जब से आई हूँ एक भी नया कपड़ा नहीं लिया है, जितनी साड़ियाँ लाई थी वह पहन पहन के पुरानी हो गई हैं। बाजार जाओ तो मेरे लिए भी एक नई साड़ी खरीद लाना। मुंह बनाती हुई माला कहती है, माँ, मेरी बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन्हीं में से एक साड़ी तुम्हें दे दूँगी, जिनको अब मैं नहीं पहनती हूँ। नई साड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है? अलमारी से एक पुरानी साड़ी निकाल कर माला महिमा जी को दे देती है। महिमा जी को अपनी बहू की पुरानी साड़ी पहनने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब वह साड़ी को खोलकर देखती हैं तो एक जगह से फटी हुई थी। बहू, ये साड़ी फटी हुई है। तो क्या हो गया? फटी हुई है तो सुई धागे से थोड़ी सी सिलाई कर लो और पहन लेना। हमारी शादी की सालगिरह का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तुमसे तो हम किसी उपहार की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर से हमें खर्च बताती रहती हो, कहीं साड़ी खरीद दो, कहीं ये कर दो, कहीं वह कर दो। वैसे ही घर में रखकर हम तुम्हारे बहुत सारे खर्चे देख रहे हैं। बहू ये भी नहीं देख रही कि अभी उनकी सास कमरे में ही बैठी हैं, बस बड़बड़ाई जा रही है। बहू के व्यवहार से महिमा जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। महिमा जी बाहर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में माला पार्लर के लिए निकल गई।
माला के जाते ही महिमा जी की सहेली की बेटी घर आती है और कहती है, 1 लाख आए हैं, आपकी पहली कमाई 1 लाख की है, सैलरी मिली है आपको। बात सुनकर महिमा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सच कह रही है बेटा, मेरी पहली सैलरी आ गई है और वह भी इतनी ज़्यादा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने भजन कीर्तन के दम पर पैसे कमाए हैं, वह भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 1 लाख रुपए। मैंने तो कभी इतने पैसों की उम्मीद ही नहीं की थी। हाँ आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ। अब तो मुझे पार्टी चाहिए आपसे। हाँ बेटा, बता कहाँ चलना है पार्टी देने के लिए। आज ही तुझे पार्टी देती हूँ। सबसे पहले उसके साथ महिमा जी मंदिर जाती हैं और अपनी सारी सहेलियों को अपनी पहली सैलरी से लड्डू खिलाती हैं, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाती हैं और सबको लड्डू देती हैं। सभी लोग महिमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं, महिमा जी आज देखा, तुमने अपने दम पर आज पैसे कमा लिए। पारुल बेटा, मुझे बाजार लेकर चलेगी? कल मेरी बहू बेटे की सालगिरह की पार्टी है, कुछ गिफ्ट लेना है। आंटी जी चलिए, मैं आपको मार्केट लेकर चलती हूँ। महिमा जी अपनी बहू को उपहार में देने के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदती हैं और अपने लिए भी एक साड़ी खरीद लेती हैं। पारुल को भी एक सूट खरीदवाती हैं और साथ ही पारुल को उसके काम के लिए कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि बेटा, अगर तुम नहीं होती तो शायद ये पैसे मैं कभी नहीं कमा पाती। बस आंटी जी, आप ऐसे ही काम करते रहिएगा। खुशी से महिमा जी घर वापस आ गईं। डाइनिंग टेबल पर रखी हुई साड़ियों को बार बार उठाकर देख रही हैं, क्योंकि आज उन्हें उन साड़ियों को देखकर बड़ी ही खुशी मिल रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली कमाई से ली है। बहू के लिए साड़ी खरीदी है और बेटे के लिए भी पैंट शर्ट खरीद कर लाई हैं। दूसरे दिन सभी लोग घर पर आए गए। महिमा जी की बेटी सरिता भी आ गई थी। पूरा घर सभी मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। केक काटने के बाद सभी लोग माला और सुनील को गिफ्ट देने लगते हैं। तभी महिमा जी एक बड़ी सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर अपने कमरे से आती हैं। सास को इतनी महंगी साड़ी पहने देखकर माला अपने पति सुनील से कहती है, इतनी महंगी साड़ी तुमने खरीदी है माँ जी को? इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं माला, मैंने ये साड़ी नहीं दिलवाई है। आज महिमा जी के पास बहू की नौकरी वाले घमंड को उतारने का अच्छा मौका है। बहू के हाथ में लाया हुआ गिफ्ट थमाते हुए महिमा जी कहती हैं, ये लो माला, तुम्हारे लिए पूरे 5,000 की साड़ी खरीद कर लाई हूँ। आंखें फाड़कर माला कहती है, क्या माँ जी, 5,000 की साड़ी खरीदी है? कहाँ से आई है इतने सारे पैसे? पक्का तुमने सुनील से पैसे मांगे होंगे। माला गुस्से से सुनील से कहती है, सुनील माँ को इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? हमारी ही पैसे लेकर के हमें गिफ्ट दे रही हैं, क्या ज़रूरत थी ऐसे गिफ्ट लाने की? अगर अपने पैसों से गिफ्ट लाती तो हमें ज़्यादा खुशी होती। हमारे ही पैसों की गिफ्ट हमें दे रही है। आज फिर से बहू ने सभी लोगों के सामने महिमा जी की बेइज्जती करती हैं। सभी लोग बहू की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे सबके सामने बहू अपनी बूढ़ी सास से बात कर रही है। महिमा जी कहती हैं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, ये साड़ी मैंने अपने पैसों से खरीदी है, अपनी पहली कमाई से खरीदी है। अब मैं भी पैसे कमाती हूँ और आज मुझे अपनी पहली सैलरी मिली है, वह भी पूरे 1 लाख रुपए। उन्हीं पैसों से मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी है। चिंता मत करो बहू, अब मैं भी पैसे कमाने लगी हूँ। मैं भी अब तुम्हारे बराबर हो गई हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, आज मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। माँ की बात सुनकर बहू बेटे दोनों दंग रह गए कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्या काम करती हैं जो हमें नहीं पता है और इतने पैसे कमाती हैं। तभी माला की एक सहेली जो कि सालगिरह की पार्टी में आई थी, महिमा जी को देखकर कहती है, अरे आंटी जी, आप माला की सास है? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं हमेशा आपके भजन सुनती हूँ, बहुत अच्छे भजन होते हैं आपके, और आप ढोलक तो कितनी अच्छी बजाती हैं। माला, सच में तेरी सास बहुत टैलेंटेड है। तुझे भी अपनी सास से 1-2 भजन सीख लेने चाहिए। माँ जी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे यूट्यूब पर भजन का चैनल है और उससे इतने सारे पैसे कमाए। बहू, आज तो बता दिया ना। सभी लोग माला से कहने लगते हैं कि माला, अब तो तेरी सास भी नौकरी करती है और पैसे कमाती है। तेरी सास की सैलरी तो तेरे से भी ज़्यादा है। हंसती हुई महिमा जी कहती हैं, हाँ हाँ,
ये बात तो बिल्कुल सच है। बहू तो 80,000 कमाती है, पर मेरी सैलरी तो पूरे 1 लाख आई है। मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। क्यों बहू, अब तो नहीं कहोगी कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है? महिमा जी की बात सुनकर बहू बेटा शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से क्या कहें। फिर महिमा जी बेटे बहू से कहती हैं, बहू एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। कभी भी जिंदगी में किसी चीज़ का घमंड नहीं करना। हो सकता है तुम्हारे पास जो क्वालिटी है वह किसी और के पास ना हो, लेकिन हर किसी के पास अपना एक गुण होता है। वह तुम्हारे पास जो गुण है वह मैं नहीं सीख सकती, और जो मेरे पास क्वालिटी है वह तुम नहीं सीख सकती। रही बात पैसे कमाने की, तो पैसा तो अगर इंसान अपने पर आ जाए तो कमा ही लेता है, लेकिन अपनी नौकरी की किसी को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता के घर में इस तरह का माहौल मिला और इस तरह की पढ़ाई मिली कि आज तुम नौकरी कर रही हो, लेकिन मुझे या मेरे जैसी बहुत सी औरतों को मौका नहीं मिलता है, तो कभी भी उन्हें इस वजह से अपमानित नहीं करना चाहिए कि वह नौकरी नहीं करती हैं। सरिता अपनी माँ के पास आती है और हाथ पकड़कर कहती है, माँ आपने मुझे भी नहीं बताया। सच में माँ, आप कमाल हो, इतना बड़ा काम कर लिया। आज तो आपने भाभी से भी ज़्यादा पैसे कमा कर दिखा दिए। अब आप किसी से कम नहीं हैं। क्यों भाभी, सच कहा ना मैंने? सरिता की बात सुनकर शर्म के मारे माला नजरें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने कितनी बार अपनी सासू माँ का अपमान किया है। माला सासू माँ के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो किया है वह गलत था। अब मैं आज के बाद कभी किसी को अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो। सुनील भी कहता है, माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है जो हमने आपको कम आका। क्या आप अपने बच्चों को माफ़ नहीं करेंगी? महिमा जी समझदारी के साथ अपने बेटे बहू को माफ़ कर देती हैं, क्योंकि वह भी अपनी बहू बेटे से अलग नहीं रहना चाहती थी। घर में आगे चलकर पोता या पोती मिलने वाला है, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन अब वह बहू बेटे के घर में पहले की तरह सुनकर नहीं बल्कि बड़े ही सम्मान के साथ रहती हैं। बहू भी अब उनका कहना मानने लगी और कोई भी ताने अपनी सास को नहीं सुनाती। महिमा जी को बहू बेटे के घर में अच्छा लगने लगा है। अब वही घर उन्हें अपना सा लगने लगा, और कुछ दिनों में एक नन्ही सी पोती उनके घर में आई, जिससे देखकर महिमा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और इस तरह से सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगा। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।